हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन बहिष्कृत हितकारिणी सभा अछूतों के आत्मसम्मान के नए युग की शुरुआत। 20 जुलाई 1924 को अम्बेडकर के बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके लिए बंबई के दामोदर हाल में दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं तथा अन्य वर्ग के समाज सुधारकों की एक बैठक हुई थी। उसमें तय किया था कि सरकार के समक्ष दलित वर्ग की सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं को रखने व समाधान पाने के लिए प्रयास करने चाहिए। संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया। डॉक्टर अम्बेडकर इस संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध वकील चिमनलाल हरिलाल चित्तलवाड़ तथा उपाध्यक्ष मेयर निसिम रुस्त मजी जिनवाड़ा नरीमन डॉक्टर परांजपे डॉक्टर चावड़ और बीजे खेर थे। खेर बाद में बंबई राज्य में के मुख्यमंत्री बने थे। इस सभा के निम्न उद्देश्य थे। नंबर 1, दलित वर्गों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए छात्रावास खोलना आदि। नंबर 2, लाइब्रेरी सोशल सेंटर तथा स्टडी सर्कल खोलकर दलित जातियों में जागरूकता व संस्कारों का प्रचार करना। नंबर 3, दलितों के आर्थिक सुधार के लिए इंडस्ट्रियल व एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना। नंबर 4, दलित वर्गों की विभिन्न समस्याओं को सरकार व समाज के साथ रखना तथा निवारण करना। उस समय सवर्ण वर्ग के कई समाज सुधारकों द्वारा समाज सुधार व अछूतों के उद्धार के लिए संस्थाएं चलाई जा रही थी, लेकिन कोई भी अछूतों की समस्याओं का बड़ा कारण हिंदू धर्म की जात व्यवस्था पर प्रहार नहीं करते थे। वे जड़ों पर चोट करने की बजाय सिर्फ पत्ते झाड़ती थे। वे अछूतों की पीड़ाओं को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। वो सवर्ण हिंदू परिवारों के सुधार तक ही सीमित थे। अम्बेडकर को इनमें कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसलिए अलग से संस्था की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ ही दलितों में आत्मसम्मान के एक नए युग की शुरुआत हुई। सभा के कामकाज का असर समाज में दिखने लगा। संस्था की ओर से अपील प्रकाशित करवाकर महाराष्ट्र में काफी संख्या में वितरित की गई, जिसमें हिंदू समाज को कहा गया कि वह छुआछूत व जातिगत घृणा को मिटाने की कोशिश करे। यह चेतावनी भी दी गई, जब तक देश का एक बड़ा वर्ग इस तरह दयनीय दशा में रहेगा, देश तरक्की नहीं कर सकेगा। यह चेतावनी इसलिए भी दी गई कि बार बार ध्यान में लाने के बावजूद हिंदू नेताओं का ध्यान दलितों की समस्याओं के निवारण पर नहीं जा रहा था। जो काम कर रहे थे वे हिंदू समाज में विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा आज तक ही सीमित था। उनके सुधार का क्षेत्र
सवर्ण वर्ग तक सीमित था। अंबेडकर पहले सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। ज्योतिबा फूले व छत्रपति साहूजी महाराज के अछूत समाज कल्याण आंदोलन से काफी फर्क पड़ा था, लेकिन उनके निधन के बाद इस दिशा में कोई नजर नहीं आ रहा था। 1924 में 12 वर्ष के कारावास के बाद सावरकर को अंडमान जेल से रिहा कर दिया। 19 जनवरी 1924 को रत्नागिरी में बस गए। 2 साल की जेल के बाद गांधी जी को भी अस्वस्थ होने के कारण रिहा कर दिया। गांधी जी युग शुरू हो चुका था, लेकिन कांग्रेस सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सावरकर व गांधी भी अछूतों के उद्धार पर काम कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर की सोच व दिशा उनसे अलग थी। सावरकर ने हिंदू संगठन संस्था बनाए, जिसका मुख्य उद्देश्य अछूतों का विकास करना था। दलितों की दरिद्रता व दासता से मुक्ति का मार्ग बाबा साहब ने तय कर रखा था। अंबेडकर कहते थे, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वह खुद ही अपने आप विद्रोह कर लेगा। वह बार बार यह कहते थे, स्वाभिमान व अपने उद्धार के लिए संघर्ष करते रहो। दरअसल माता व दाई के प्रेम में जो फर्क होता है, वही अंबेडकर और गांधी या सावरकर के काम में था। आज भी कई बार यह सवाल खड़ा किया जाता है कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया। हाँ, यह सच भी है, लेकिन वास्तविकता क्या थी? इतिहास गवाह है कि सवर्ण हिंदू सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। देश में स्वतंत्रता आंदोलन का मकसद राजनीतिक सत्ता हासिल करना था। सवर्ण हिंदुओं के सिर पर सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का डंडा था और अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने पर सत्ता उन्हीं के हाथों में आने वाली थी। देश में हाशिए में पटक दिए गए अछूत वर्ग के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आने वाला था। भारत के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं दी गई थी। पशुओं से भी बदतर हालात थे। अछूत वर्ग तो सीधे तौर पर सवर्ण हिंदुओं का गुलाम था। अंग्रेजों की बजाय वह तो सवर्ण हिंदुओं के शोषण, अन्याय, अत्याचार से पीड़ित था। वह तो राजनीतिक व सामाजिक गुलामी की दोहरी मार से दबा हुआ था। राजनीतिक गुलामी की अपेक्षा सामाजिक गुलामी ज्यादा अमानवीय व कष्टकारी होती है। डॉक्टर अंबेडकर का देश व समाज के कर्णधारों को यही कहना था कि पहले हमें सामाजिक व धार्मिक गुलामी से आजाद करो, तब हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। उस युग दृष्टा को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि राजकर्ताओं से दुश्मनी मोल लेना दलित समाज के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। यदि वह आजादी के आंदोलन में भाग लेते तो उन्हें सवर्ण
हिंदुओं के साथ ब्रिटिश सत्ता से भी संघर्ष करना पड़ता, जो मुश्किल व असफल प्रयास होता। वे अपने मानवीय हकों के लिए हिंदू समाज से संघर्ष करते हुए ब्रिटिश सत्ता से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। अछूतों के स्वाभिमान के युग का बिगुल बज चुका था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के समय ही देश के 6 करोड़ पद दलितों में आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान व दुख को अपने पैरों पर खड़े होने खुद को अपने पैरों पर खड़े होने के युग का बिगुल बज चुका था। सभा की चर्चा बंबई से आगे पूरे महाराष्ट्र में होने लगी। शुरू में जब बंबई शहर में सभाएं होती थी तो बहुत निराशा होती थी, क्योंकि 5-10 कार्यकर्ता ही पहुंच पाते थे। दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन सभा की गतिविधियां तेज हुई तो लोग खुद आगे होकर आने लगे। इस संस्था के बंबई प्रदेश के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1924 में ही सोलापुर जिले में बार्शी नामक स्थान पर हुआ। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दलित वर्ग को भारतीय समाज के उच्च वर्ग के बराबर के सामाजिक व राजनैतिक समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए आर्थिक और शैक्षणिक प्रयास करने चाहिए। इसमें यह भी हुआ कि इस काम के लिए उच्च वर्ग की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त किया जाना जरूरी है। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने अपने वर्ग के उत्थान के लिए नया नारा दिया, अपनी सहायता श्रेष्ठ सहायता, यानी सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी समाज सुधार कार्यक्रम उच्च वर्ग के लोगों द्वारा चलाए गए थे, इसलिए अब ये प्रयास निचले स्तर से शुरू किए जाने जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने संबोधित किया कि अब तक जो समाज सुधारक राजा महाराजा मानवतावादी देशभक्त व महात्मा हुए, उन्होंने अपने ढंग से इस सामाजिक बीमारी का डायग्नोसिस व ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बीमारी तो पेट में थी और दवा सिर दर्द की दी जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू महासभा आदि द्वारा चलाए जा रहे अछूत उद्धार के कार्यक्रम असफल होने के कारणों के बारे में बताया कि इन संस्थाओं की अगुवाई कर रहे नेताओं के मन व विचार बहुत ही रूढ़वादी व दकियानूसी थे। उन्होंने अपने हितों के लाभ के लिए ही अपने सुधार कार्यक्रमों को सीमित रखा। गुलाम को यह एहसास करा दो कि वह गुलाम है। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों में स्वाभिमान की भावना भरी, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों की दया पर निर्भर रहने के बजाय अपना हक मांगने की ताकत प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। यह दलित वर्ग का खोया स्वाभिमान व अस्मिता वापस हासिल करने की पहली कोशिश थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने की। उनके लिए बहुत चुनौती भरा काम था। सदियों की सामाजिक व धार्मिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना था।
गुलाम कौम में स्वाभिमान जगाना था। उन्होंने छुआछूत की बीमारी का सही ढंग से पता भी लगाया और उसकी दवा भी सही ढूंढी। उन्होंने इतिहास से यही शिक्षा पाई थी कि गुलाम को यह एहसास हो जाए कि वह किसी का गुलाम है, तो वह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए खुद कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएगा। अतः गुलामी का एहसास ही विद्रोह का जनक होता है। उन्होंने दलितों को सामाजिक दासता से मुक्ति के लिए 3 दवाएं बताएं। खुद की सहायता खुद करना, स्वयं की उन्नति स्वयं करना और स्वयं की इज्जत स्वयं करना। 4 जनवरी 1925 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से दलित वर्ग के हाई स्कूल के बच्चों के लिए सोलापुर में एक छात्रावास शुरू हुआ। सभा द्वारा इन विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र और लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। सभा ने एक मंथली मैगजीन विद्या विलास चलाई, जिसमें विद्यार्थियों के लेख होते थे। इसी कड़ी में सभा ने बम्बई में बहिष्कृत विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन भी किया। अछूत वर्ग अब पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनालिटी से आकर्षित हो चुका था और उन्हें अपना नेता मान चुका था। जो लोग शुरू में इनके साथ नहीं आते थे, वे भी सक्रिय हो गए। अब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के गांव में जाकर सभाएं करने लगे। इस तरह वह अब जनता में लोकप्रिय होते जा रहे थे। 10 अप्रैल 1925 को बेलगांव जिले के निपाणी शहर में प्रांतीय बहिष्कृत परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, महात्मा गांधी जितना महत्व हिंदू मुस्लिम एकता और खादी प्रसार को देते हैं, उतना वह अछूतों के उद्धार को नहीं देते। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस और अमेरिका में गुलाम प्रथा के खिलाफ चल रहे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा, वहां हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज नई पीढ़ी इस बलिदान के मधुर फलों का आनंद ले रही है। यदि हम आज कुर्बानी देते हैं तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलता है। इस तरह राजनैतिक व सामाजिक विचारों द्वारा जागृत के तेज प्रयास कर रहे थे। निपाणी अधिवेशन के बाद उसी माह में रत्नागिरी जिले के मालोवड़ नामक गांव में बॉम्बे प्रांतीय अस्पृश परिषद का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके बाद वे अपने कार्यकर्ता शिव तरकर के साथ गोवा होते हुए मुंबई लौटे। इन्हीं दिनों दक्षिण में रामास्वामी नायकर द्वारा चलाए जा रहे अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह की प्रशंसा की और उनका विवरण अपनी पत्रिकाओं में छापते थे। तुम अपनी माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गए? डॉक्टर अंबेडकर ने तो आत्म सम्मान, आत्म सहायता व आत्म उत्थान का नारा दिया था। अब उनकी ओर लोग काफी आकर्षित हो रहे थे। वे जगह जगह सभाओं में दलितों की सामाजिक व आर्थिक दयनीय दशा के कारण व निवारण के बारे में बताते थे। अप्रैल 1925 में ही जयजूरी नामक स्थान पर आयोजित बड़ी सभा में भाग लिया।
और अपने गरीब भाइयों को कहा कि वे अपने बसने के लिए बंजर भूमि की मांग करें, ताकि वे सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकें। अब हर सभा में दूर दूर से बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन व सुनने आते थे। गरीब लोग फटे हुए मैले कुचैले कपड़े पहनकर ही आते थे। स्त्रियों के पास तो तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते थे। सभी के चेहरे दीनहीन व मुरझाए होते थे। अभावों व गुलामी के जीवन की निराशामयी झलक ही उनके चेहरे पर दिखती थी। यह देखकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हो जाते थे। उनका मन रो पड़ता था, साथ में गुस्सा भी आता था, क्योंकि इस दीनहीन दशा के लिए वह काफी हद तक स्वयं दलितों को जिम्मेदार मानते थे। दुखी होकर कहा, अरे तुम कितनी दुर्दशा में हो। तुम्हारे असहाय चेहरे देखकर और तुम्हारे दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय रोता है। इस दीनहीन और दयनीय दशा में जीने से तो मरना बेहतर है। इस दशा में जीकर तुम इस दुनिया में गरीबी, भूख और गुलामी का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? तुम अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? अब भी मर जाओ तो तुम संसार का बड़ा उपकार करोगे। यदि तुम अपना उत्थान उन्नत नहीं कर सकते और अपने बंधन स्वयं नहीं तोड़ सकते, तो मृत्यु का कारण वरण करके इस दुनिया का भार तो हल्का ही कर ही सकते हो। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो जिंदा दिल बनकर जियो। इस देश की धन, धरती और सत्ता में हर छोटे और बड़े का बराबरी का अनुपात में तुम्हारा हक और हिस्सा है और उन्हें हासिल करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा। तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा। बड़ी मेहनत तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा। यदि तुम अपना और इस देश का भला चाहते हो तो स्वयं की सहायता करो और अपना हक हासिल करो। ऐसी फटकार से भी अछूत लोग नाराज नहीं होते थे, बल्कि उस फटकार में जो अपनेपन की भावना थी, उससे डॉक्टर अंबेडकर के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा प्रकट करते थे। अछूत लोग अपने बीच डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को पाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। सन 1925 में ही अंबेडकर कोल्हापुर गए और कोल्हापुर दरबार में खूब सत्कार हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें कोल्हापुर का दीवान पद पर आसीन होने का अनुरोध किया, लेकिन अंबेडकर ने यह पद स्वीकार नहीं किया। दूसरे दिन मिरज में उनके मित्र ने दावत दी, तो वहां सभी मित्रों ने बाबा साहब के साथ एक ही थाली में मांसाहार हर भोजन कर अपनी भेदभाव मिटाने का उदाहरण पेश किया। 15 दिसंबर 1925 को भारत की करेंसी के बारे में उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के समक्ष गवाही दी थी, जिसमें देश के हित में मुद्रा संबंधी कई सुझाव दिए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हुंडी के स्थान पर सोने का परिणाम
भारत के लिए ठीक नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद जलगांव, पनवेल और महाराष्ट्र से बाहर अहमदाबाद में भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा द्वारा हॉस्टल खोले गए। सन 1925 में ही अम्बेडकर कोल्हापुर गए, जहां कोल्हापुर दरबार में खूब सत्कार हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें कोल्हापुर का दीवान पद पर आसीन होने का अनुरोध किया, लेकिन अम्बेडकर ने यह पद स्वीकार नहीं किया। दूसरे दिन मिरज में उनके मित्र ने दावत दी, तो वहां सभी मित्रों ने बाबा साहब के साथ एक ही थाली में मांसाहार भोजन कर आपसी भेदभाव मिटाने का उदाहरण पेश किया। लक्ष्य सामाजिक सुधार था, सरकारी नौकरी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वकालत करते थे। शुरू में उनकी प्रैक्टिस बहुत कम होती थी। जातिवादी लोगों ने उनके खिलाफ माहौल बना रखा था, जिसके कारण मुकबिल बहुत कम आते थे। यहाँ तक कि कोर्ट में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती थी। ऐसे में मिस्टर चिनवाला के सहयोग के बैठने के लिए जगह मिली। वकालत से जो कमाई होती थी, उसमें परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। इससे रमाबाई भी परेशान रहती थी, लेकिन वह संतोषी महिला कभी भी नहीं बोलती थी। एक बार तो बहुत मजबूरी में एक मारवाड़ी से पैसा उधार लेना पड़ा, लेकिन परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे थोड़े ठीक केस मिले तो कमाई होने लगी। इन्हीं दिनों कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे आए, जिससे अंबेडकर का काफी नाम हुआ। एक मुकदमे में पूना के कुछ ब्राह्मणों ने 3 गैर ब्राह्मणों पर मुकदमा दायर किया कि तीनों ने एक पुस्तक छपवाई है, जिसमें लिखा है कि ब्राह्मणों ने भारत को तबाह कर दिया। इससे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी योग्यता के साथ गैर ब्राह्मणों, पागड़े, जेदे और जवलकर की वकालत की और अक्टूबर 1926 में जीत हो गई। इससे बॉम्बे हाई कोर्ट व कोर्ट से बाहर समाज में भी काफी नाम मिला। इस तरह बैरिस्टर होने के कारण कई विशेष मुकदमे भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम चमकाया। एक बैरिस्टर के रूप में उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। धीरे धीरे मुकदमे भी काफी आने लगे। ज्यादातर तो ऐसे मुकदमे होते थे जिनमें जीतने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर वे जीत लेते थे। डॉक्टर अंबेडकर उन दिनों भी बम्बई के परेल इलाके से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 2 कमरों में रहते थे, जहां वे अपने माता पिता के जीवित रहने के समय से रह रहे थे। इस चाल के चारों तरफ मजदूरों की बस्ती थी। इस कारण वे मेहनतकश मजदूरों के सुख दुख को अच्छी तरह समझते थे। वहां पर गांव के गरीब लोग न्याय के लिए आते थे। कई बार अंबेडकर को इनसे पूरी फीस भी नहीं मिलती थी, लेकिन वह गरीबों की पैरवी करते थे। कभी कभी तो गांव के लोगों को वहीं ठहराते थे और रमाबाई बाहर होती तो खुद खाना बनाकर खिलाते थे। वे खाना बनाने के भी होशियार थे। उनकी वकालत के लिए पास ही सोशल सर्विस लीग की बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे में ऑफिस था। इसी निवास पर मिलने के लिए एक बार छत्रपति साहू जी महाराज भी आ चुके थे।
वकालत के साथ वे पार्ट टाइम लेक्चर भी देते थे। यदि वह चाहते तो वापस सिडेन हम कॉलेज में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन वह सामाजिक कार्यों में बाधक था। इसके अलावा वह बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर भी मनोनीत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी। सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय होने के कारण उनकी वकालत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह अपना समय नहीं दे पा रहे थे। समय उनके पक्ष में नहीं था। जीवन में उतार चढ़ाव चल ही रहे थे। आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह कई बार एक जगह बैठे हुए लंबे समय तक विचार में डूब जाते थे। हेलो, 3 बेटे और 3 बेटियों की मौत के दुख को भी सहन किया। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर के घर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम राजरत्न रखा गया। लेकिन 1 माह बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। राजरत्न से पहले पुत्री का जन्म हुआ था, लेकिन वह भी बहुत छोटी उम्र में चल बसी। उसका नाम इंदु था। पुत्र शोक को सहन करना मुश्किल था। 6 अगस्त 1929 को मित्र दत्तोबा पवार को लिखे पत्र में उन्होंने अपने 3 बेटों और 1 बेटी के निधन के कारण जीवन के नीरस हो जाने का उल्लेख किया। जीवन जैसे निस्वाद हो गया था। उनके दुख भरे उद्गार में लिखा हुआ इस व्यथा ने मुझे जीवन की निस्सारता की सच्चाई मनवा दी है। मेरा अंतिम पुत्र राजरत्न असामान्य था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण ज्यादा लिखा नहीं जा रहा है। दरअसल राजरत्न का निधन डॉक्टर अंबेडकर की गोद में हुआ था। पुत्र निधन के बाद वे काफी विचलित हो गए थे। मेरा अंतिम पुत्र राजरत्न असामान्य था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण ज्यादा लिखा नहीं जा रहा है। दरअसल राजरत्न का निधन डॉक्टर अंबेडकर की गोद में हुआ था। पुत्र निधन के बाद वे काफी विचलित हो गए थे। कई तरह के दुखों को झेल रही रमाबाई की तबीयत खराब हो गई, तो जगह में बदलाव के लिए पुत्र यशवंत व रमाबाई को कुछ दिनों के लिए अन्य जगह भेज दिया। इधर गरीब लोग कानूनी मदद के लिए बाबा साहब के पास आते थे, तो नाम मात्र का पैसा लेते थे या मुफ्त में ही मदद करते थे। सन 1927 में कोरेगांव के युद्ध स्थल के पास अछूत समाज की एक सभा हुई। ऐसा ऐतिहासिक स्थान पर 2 जनवरी 1818 को, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 500 बहादुर महार सैनिकों ने बाजीराव पेशवा की फौज के 2500 सैनिकों को भीषण युद्ध में परास्त किया था। यहाँ आयोजित सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण में कहा कि हमारे वर्ग के हजारों सैनिक बहादुरी के साथ ब्रिटिश सेना में लड़े, सेवा की, अनेक युद्धों में अपनी जान पर खेलकर सरकार को जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि महान सैनिकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था।
यह कोई गर्व की बात नहीं है। ब्रिटिश फौज में भर्ती में जाना भूखे गरीब महारों की मजबूरी थी। हिंदू उन्हें नीच मानकर कुत्ते बिल्ली से भी हीन समझते थे। पेशवा फौज में उन्हें भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए रोजी रोटी के लिए ऐसा करना पड़ा और उसी सरकार ने महार जाति को गैर लड़ाकू मानकर सेना में भर्ती पर पाबंदी लगा दी, जो हमारा अपमान है। इस अन्याय के खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। अनेक युद्धों में अपनी जान पर खेलकर सरकार को जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि महार सैनिकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था। यह कोई गर्व की बात नहीं है। ब्रिटिश फौज में भर्ती में जाना भूखे गरीब महारों की मजबूरी थी। हिंदू उन्हें नीच मानकर कुत्ते बिल्ली से भी हीन समझते थे। पेशवा फौज में उन्हें भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए रोजी रोटी के लिए ऐसा करना पड़ा और सरकार को अपनी नीति बदलने पर मजबूर करें। डॉक्टर अंबेडकर हर सभा में शिक्षा पर जोर देते थे। इसके अलावा मरे पशु का मांस न खाने, शराब न पीने, सफाई से रहने व अपने आप को हीन न समझने के विचार भरते थे। धीरे धीरे अंबेडकर का नाम समाज के साथ सरकारी क्षेत्र में भी चर्चित होने लगा। उनके सामाजिक जागृत के आंदोलन की प्रगतिशील लोग सराहना करते थे। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर मनोनीत। सन 1927 में ही उन्हें बम्बई सरकार ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर मनोनीत किया। इस खुशी में बम्बई के दलित वर्ग के अध्यापकों ने परेल के दामोदर सभागृह में एक समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया और रुपयों की थैली भेंट करी। अंबेडकर ने आयोजकों का आभार जताया और भेंट की गई राशि बहिष्कृत हितकारिणी सभा को भेंट कर दी। डॉक्टर अंबेडकर के जन आंदोलनों व सभाओं से अछूतों में जागृत आ रही थी। 18 फरवरी सन 1927 के दिन उन्होंने बॉम्बे असेंबली के मेंबर के रूप में शपथ ली। उनको साथ ही मेघवाल समाज के डॉक्टर सोलंकी भी अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए थे। 28 फरवरी को बम्बई विधानमंडल में अपना पहला ओजस्वी भाषण बजट पर दिया। आय व्यय व सुविधाओं पर उनका पहला भाषण ही इतना प्रभावशाली था कि सदस्यों में उनकी विद्वता व प्रतिभा को सभी ने सराहा। 10 मार्च 1927 को उन्होंने शराबबंदी व अर्थव्यवस्था पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की। अपने भाषणों में वे समाज में बढ़ रही आर्थिक विषमता के खतरों से सचेत रहते थे तथा वंचित समाज में शिक्षा के प्रचार पर जोर देते थे। उन्हीं दिनों छत पर शिवाजी महाराज का 300वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। बदलापुर में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत विद्वान पल्लव शास्त्री ने डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत कर भाषण के लिए आमंत्रित किया। अपने भाषण में उन्होंने शिवाजी महाराज का यशोगान किया और कहा, अपनी वीरता के बल पर प्राप्त किए गए स्वराज को महाराष्ट्र क्यों गंवा बैठा।
जातीय विषमता और पेशवाई के प्रति द्वेष ही इसके मूल कारण थे। महार सत्याग्रह। महार गांव के चौदार तालाब के पानी के उपयोग का सत्याग्रह। अम्बेडकर हिंदू समाज में भेदभाव व विषमता की खाई को पाट कर एकता व समता का वातावरण पैदा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने संवाद भी किए, लेकिन रूढ़वादी लोगों की मानसिकता बदल नहीं पा रही थी। इसलिए यह तय किया कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना जरूरी है और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। बॉम्बे असेंबली में मेंबर बनने के बाद यह अवसर मिला था। 1923 में महाराष्ट्र में समाज सुधारक सीताराम बोले ने बम्बई काउंसिल में यह प्रस्ताव पास कराया था कि सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं, कोर्ट, विद्यालय, अस्पताल, ऑफिस, कुएं, जलाशय, पनघट आदि स्थानों का उपयोग अछूत वर्ग को भी दिया जाए। बम्बई सरकार ने इसके आदेश निकाल दिए। इस आदेश के अनुसार 1924 में कोलाबा जिले के महाड़ गांव की नगरपालिका ने चौदार तालाब के पानी का उपयोग करने का अधिकार अछूतों को दिया, लेकिन सवर्ण हिंदुओं के भय के कारण अछूत लोग तालाब के पानी को छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। हालांकि मुसलमान व ईसाई लोगों को अनुमति थी। सवर्ण हिंदुओं ने तय कर दिया कि किसी भी दशा में अछूतों को तालाब का पानी छूने नहीं देंगे। कानून के बावजूद सामाजिक व्यवहार में अछूतों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आने दिया जाता था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पीने के मानवीय अधिकार को हासिल करने के लिए तैयारी की, जिससे लोगों को इसका एहसास हो सके। महाड़ इलाके में फौज से रिटायर महार जात के लोग भी रहते थे। यहाँ बसे लोगों में सामाजिक चेतना भी थी। महार गांव के भी बाबा साहब का जाना पहचाना था। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ फौज से रिटायर अछूत समुदाय के लोग रहते हैं और यदि पानी के अधिकार के लिए कोई आंदोलन किया तो वे अनुशासन के साथ जरूर साथ देंगे। आखिर इस अधिकार को पाने के लिए कोलाबा जिले के प्रमुख अछूत नेताओं ने 19 व 20 मार्च 1927 को महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित जाति परिषद की ओर से एक सभा का आयोजन किया। इसके लिए काफी प्रचार किया गया और महाराष्ट्र व गुजरात से भी अछूत स्त्री पुरुष महाड़ गांव पहुंचे। उस समय लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। आयोजन में पानी की दिक्कत न हो इसके लिए पहले से ही अछूतों ने 40 रुपए का पानी खरीद लिया। महाड़ गांव के हिंदू देवता वीरेश्वर के नाम पर पंडाल बनवाया गया। लोगों में बड़ा उत्साह व जोश था। जब बाबा साहब वहां पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में ऊंच नीच व जात पात के कारण हिंदुओं की और सेना में अछूतों की भर्ती पर रोक के लिए ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अछूत समाज को कहा, इस धरती पर हमारा भी बराबर का हिस्सा व हक है।
इसलिए इसे पाने के लिए संघर्ष करो। हमेशा इस दयनीय दशा में नहीं रहना है। मरे पशु का मांसाहार बंद करो। सवर्णों का जूठा भोजन मत खाओ तथा हीनता की भावना से निकलकर अच्छा रहन सहन रखो। खेती करो, उद्यम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारी संतानें तुमसे अच्छा जीवन बिता सके। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य के माता पिता और पशु के नर मादा में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको अपने अधिकार व आजादी कोई थाल में सजाकर नहीं देगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को अपने अधिकार व अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रेरित किया। महान सत्याग्रह। सदियों से सोए समाज में स्वाभिमान की अलग। सम्मेलन के पहले दिन 19 मार्च की रात को विषय नियामक समिति ने यह फैसला लिया कि 20 मार्च की सुबह चौदार तालाब से पानी पीने के अछूतों के अधिकार को व्यवहारिक रूप दिया जाए। यह विडंबना ही थी कि एक अछूत धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान हो जाए तब तालाब को पानी को छू सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में रहते हुए कोई अछूत तालाब के पानी को छू नहीं सकता था, या नहीं वहां वे जाकर पानी पी भी सकते थे, लेकिन केवल अछूतों के लिए कड़ी मनाही थी। दूसरे दिन सुबह तालाब से पानी पीने का प्रस्ताव पास हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हम अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए तालाब पर जा रहे हैं, लेकिन आपको हर हालत में शांत रहना है। सदियों से चल रहे इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए रौंदे गए लोग जोश के साथ चल पड़े। सुबह बाबा साहब के नेतृत्व में लगभग 5,000 स्त्री पुरुषों का जुलूस 4-4 की कतार में बड़े नियंत्रित ढंग से तालाब की ओर चल पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर और अछूतों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी। वे पहली बार इतने बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। वे हिंदू समाज के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे थे। सदियों से सोए व दबे हुए समाज में स्वाभिमान की अलग जगा रहे थे। साथ ही सामाजिक क्रांति का उद्घोष करते हुए सवर्ण हिंदू समाज को समय के अनुसार बदल जाने की सूचना भी दे रहे थे। जय भीम के जनक। जय भीम का अभिवादन आज बहुजन अस्मिता और एकता का प्रतीक बन चुका है। जय भीम शब्द के जनक महाराष्ट्र के बाबू हरदास यलयन थे, जो 1921 में बाबा साहब के साथ सामाजिक आंदोलन में शामिल हुए थे। पिता लक्ष्मण उर्कुंडा नगराले रेलवे विभाग में बाबू थे। देश में वर्ण और जाति भेद के कारण भीषण सामाजिक और आर्थिक विषमता फैली हुई थी। सन 1922 के महाराष्ट्र में संत चोखा मेला के नाम पर उन्होंने एक छात्रावास शुरू किया। सन 1924 में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और सामाजिक जागृत के लिए मंडई महात्म नामक किताब लिखी। चोखा मेला विशेषांक भी निकाला। बाबा साहब के
आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1927 से सन 1930 तक नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह तथा पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने बाबा साहब के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय भीम का संबोधन पहली बार उनके मन में मुस्लिम समाज को देखकर आया। मुस्लिम आपस में अस्सलाम वालेकुम कहते थे, तो बाबू हरदास ने इसी तरह जय भीम कहकर अभिवादन का प्रचलन शुरू किया। बाबू हरदास सन 1933 में समता सैनिक दल को जय भीम का नारा नागपुर में दिया। बाद में सन 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने भी जय भीम लिखना और कहना शुरू कर दिया था। 12 जनवरी सन 1939 में बाबू हरदास का निर्वाण हो गया। उस समय उनको श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि बाबू हरदास के रूप में मेरा दाहिना हाथ चला गया। महड़ की गलियों से होता हुआ अनुशासित हजारों लोगों का यह जुलूस शांतिपूर्वक ढंग से तालाब के किनारे पहुंचा। हर व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ था, प्रफुल्लित था। तालाब के किनारे खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक नज़र अपने भाइयों व बहनों पर डाली और फिर बैठकर तालाब का पानी हाथों की अंजलि में लेकर पिया। उनके बाद कई लोगों ने तालाब का पानी पीकर अन्याय के भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ डाला। इसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल की ओर लौट आया। सभी के चेहरे उत्साह व आनंद से चमक रहे थे। महड़ सत्याग्रह रूढ़वादियों द्वारा अनुशासित अछूतों पर हमला। अछूतों के इस कदम को भला सवर्ण हिंदू कहाँ सहन करने वाले थे। उन्होंने चारों तरफ अफवाह फैला दी कि अछूत लोग गांव के बीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। धर्म पर संकट आ गया है। इस अफवाह से हिंदू श्रमणों में गुस्सा फूट पड़ा। घटना के 2 घंटे बाद वे हाथों में लाठियां लेकर पंडाल की ओर दौड़े और हजारों सवर्ण हिंदू महड़ की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर खड़े हो गए। उन्होंने यह नारा फैलाया कि अब धर्म ही नहीं बल्कि उनके ईश्वर भी अपवित्र होने के खतरे में हैं। उस समय अधिकतर अछूत तो महड़ से चले गए थे। कुछ महड़ के बाजार में घूम रहे थे, कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे, कुछ गांव जाने की तैयारी में थे। कट्टर हिंदुओं ने जहां कहीं भी स्त्री पुरुष मिले उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जो भोजन कर रहे थे उन पर डंडे बरसाए और फिर उनके भोजन को मिट्टी में मिला दिया। भगदड़ मच गई। स्त्रियों व बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत से अछूत ने मुसलमानों के घरों में शरण ली। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ट्रेवलर्स बंगले में ठहरे हुए थे और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और इस घटना से अनभिज्ञ थे। घटना की जानकारी पुलिस थाने में दी, जो हालात पर काबू नहीं पा सका। अंबेडकर ने पुलिस को कहा कि पुलिस हिंदुओं को काबू करे और मैं अपने लोगों को संभालता हूँ। वे तुरंत अपने साथियों के साथ पंडाल की ओर दौड़े। कुछ गुंडों ने रास्ते में उन पर भी हमला कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने
उन्हें शांतिपूर्वक समझाया कि वीरेश्वर मंदिर में हम ना जाना चाहते थे और ना जाने का इरादा है। यह कहकर डॉक्टर अंबेडकर पंडाल की ओर गए। वहां देखा तो पंडाल गिरा दिया था। भोजन मिट्टी में मिला पड़ा था। बर्तन बिखरे हुए थे। कुछ घायल अछूत जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उन्होंने जल्दी घायलों के लिए अस्पताल में इलाज की व्यवस्था करवाई और ढंढास बंधाया। इस हादसे में पी.एन. राजभोज भी घायल हुए थे, जो 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। उस समय कुछ रिटायर फौजी महार जोश में भी आ गए थे। वे सवर्ण हिंदुओं से बदला लेना चाहते थे, लेकिन अम्बेडकर उन्हें अम्बेडकर ने समझाया कि सत्याग्रह में बदला नहीं लिया जाता। खुद बाबा साहब का भी खून खौल उठा था, लेकिन उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। इसलिए अपने साथियों को भी कहा कि गुस्से को पी जाएं और शांत रहें। इस जुलूस में अफगान युद्ध और कई युद्धों में बहादुरी से लड़े रिटायर्ड फौजी भी थे। यदि उन्होंने सवर्ण उपद्रवी हिंदुओं पर जवाबी हमला बोल दिया होता तो उन्हें जान के लाले पड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बहुत शांति से साथ अपने नेता बाबा साहब के आदेश को मानकर विरोधियों की लाठियों को सहन करते रहे और सहनशीलता की कसौटी पर खरे उतरे। बाद में कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 5 को सुनवाई के बाद 4-4 महीने की सजा मिली। वहां 2 दिन रुके और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर 23 मार्च को बंबई चले गए।